नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक और जोशीमठ के भवनों और इमारतों में दरारें चौड़ी होती जा रही, वहीं दूसरी ओर इनको गिराने में प्रशासन की टीम को विरोध भी झेलना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की टीम लाल लश्कर के साथ भवन तोड़ने पहुंची तो प्रभावित लोग विरोध में उतर आए हैं। ऐसे में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई टाल दी गई थी। जोशीमठ इलाके के 727 घरों को चिन्हित किया गया है जिनमें दरारें मिल चुकी है। वहीं 86 ऐसी इमारतों को चिन्हित किया गया जो पूरी तरह से असुरक्षित घोषित कर दी गई है। इन इमारतों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार को आज इन घरों को ढहाना था, लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं और खराब मौसम के चलते भी समय बढ़ा दी गई है। जी हां, वहीं मलारी होटल के मालिक टी सिंह राणा और उनके परिजन मुआवजे की मांग को लेकर होटल के बाहर धरने पर बैठी हुई है। जोशीमठ में प्रशासन के साथ स्थानीय लोग की मुआवजों को लेकर चल रही बैठक में बात नहीं बनी। जी हां, प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपये मुआवजे दिए जाने की बात कही गई, लेकिन प्रभावितों ने इससे इनकार कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के दर्शन के साथ पंजाब में प्रवेश कर गए हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने यहां आए लोगों को संबोधित भी किए हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा देश के सबसे बड़े मुद्दों नफरत, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को उठाने और उनके खिलाफ लड़ने के लिए है। ध्वजारोहण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा बोलने की नहीं बल्कि सुनने की है। जो भी आए उसे सुने, उठाए गए मुद्दों पर केवल संक्षेप में विचार रखें। जी हां, कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हम सुबह जल्दी उठकर चलना शुरू करते हैं और शाम तक हम लोगों से मिलते हैं और उनके मुद्दों को सुनते हैं। मैं सुबह की ब्रेक के बाद लोगों से मिल रहा हूं और जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत, हिंसा का माहौल फैलाया गया है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश को बांटने में लगे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं, एक जाति को दूसरी जाति से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। तो हमने सोचा था कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए, मोहब्बत का, एकता का, भाईचारे का, और इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बिहार में जातिगत जनगणना कराने के फैसले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गए हैं। कोर्ट इस पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए याचिका लगाई। पीठ में शामिल जस्टिस PS नरसिम्हा ने मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने के आग्रह को स्वीकार कर लिया। जी हां, बिहार में हो रही जाति आधारित जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा ये जाति आधारित सर्वे है। भारत सरकार जनगणना करा सकती है, लेकिन राज्य सरकार नहीं करा सकती है। जाति आधारित सर्वे से बहुत लाभ होना है। इसमें लोगों की आर्थिक स्थिति क्या होगी उसकी भी गणना होगी। लोगों की स्थिति क्या है इसके लिए ये बहुत जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को हज यात्रियों के लिए VIP कोटे को खत्म कर दिया है। ऐसे में अब VIP यात्रियों को अब आम हज यात्रियों की तरह यात्रा करनी होगी। सूत्रों ने ये जानकारी देते हुए बताया कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के साथ साथ हज कमेटी को VIP कोटा आवंटित था। जी हां, प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2012 में ये VIP कोटा लागू किया गया था, जिसके लिए 500 सीटें तय की गई थी। इनमें 100 सीटें राष्ट्रपति, 75 उपराष्ट्रपति, 75 प्रधानमंत्री, 50 अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और 200 सीटें हज कमेटी ऑफ इंडिया को आवंटित थी। इसमें से राष्ट्रपति के कोटे की 100 सीटों को छोड़कर अन्य सभी 400 VIP सीटों को रद्द कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 तक बीजेपी की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर
सियासी चर्चा शुरू हो गई है। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। पार्टी ने नए अध्यक्ष के चुनाव और अन्य नीतिगत फैसला लेने के लिए 16 और 17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक 17 जनवरी को नए अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। जेपी नड्डा को फिर से कार्यकाल मिलने की भी चर्चा है। हालांकि 2014 के बाद बीजेपी में जिस तरह से नियुक्तियों को लेकर चौंकाने वाले फैसले हुए हैं, उसे देखते हुए कुछ भी फाइनल नहीं माना जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के तेज तर्रार नेता संजय राउत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों पर हाल में दिए बयान पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। सांसद संजय राउत ने कहा है कि देश में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है। अगर चुनावी जीत की राजनीति करने के लिए आप बार बार हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो देश फिर टूट जाएगा और फिर विभाजन की स्थिति पैदा होगी। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि देश में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम उससे बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। भागवत ने ये भी कहा था कि भारत में मुसलमानों को कहीं डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र गृह मंत्रालय ने लोकसभा सांसद चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। ये सुरक्षा उन्हें बिहार में दी गई है। बताया जा रहा है कि खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में चिराग पासवान की जान को खतरा बताया है। इससे पहले चिराग पासवान की तरफ से भी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया है। जी हां, बता दें कि पासवान बिहार के जमुई लोकसभा सीट से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी गुट के नेता हैं। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय खाद्य निगम में घोटाले को लेकर सीबीआई ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में स्थित 50 से अधिक ठिकानों पर छापा मारा है। ANI न्यूज एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी है। सीबीआई ने FCI के DGM राजीव मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, केंद्रीय जांच एजेंसी ने FCI के उप महाप्रबंधक राजीव कुमार मिश्रा को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इसके बाद छापेमारी शुरू की गई है, जिसमें सीबीआई ने अब तक 60 लाख रुपए बरामद किए हैं। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब में जारी शीतलहर से बुधवार को भी कोई राहत नहीं मिली है। अधिकांश जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से भी नीचे बना हुआ है। दोनों राज्यों में सुबह के समय कई जगहों पर कोहरा भी देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के नारनौल में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सिरसा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जी हां, जहां पिछले लगभग 3 सप्ताह से कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है, वहीं अधिकतम तापमान में भी पिछले 2 सप्ताह में तेजी से गिरावट आई है। चंडीगढ़ समेत हरियाणा और पंजाब में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।